Welcome, sir. यस कब Good evening. बैठे Thank you. अपना और जिले का नाम बिना बताए हुए अपना संक्षिप्त परिचय देना। सर मैंने क्लास 12 एंड 10th 2011 एंड 2009 में 81 एंड 82% के साथ में कंप्लीट की। आफ्टर दैट आई डिड माय बीटेक एंड एमटेक dual degree program from IIT Kharagpur that was completed in 2017. My bachelor's was in agriculture and food engineering and my master's was in financial engineering. After completing the graduation and post graduation, I joined JP Morgan. It's a investment bank in Mumbai. And then after some time, I quit the job and started preparing for civil services. And in last August, I joined EPFO as an enforcement officer. आपने 2017 में है IIT खड़गपुर से Yes. अपना यूजी और पीजी दोनों No. It was dual degree course. Dual degree course. 2005. 2017 में 2017. उसके बाद में जेपी मॉर्गन में JP Morgan. एक इतने बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक में आपने यहाँ पे नौकरी ज्वाइन की है और नौकरी की है और बहुत अच्छे पैसे आपको हैं जो आपको मिल रहे थे। Yes. तो उसको छोड़कर आप है वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ईओ सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है ईपीएफओ, तो ये क्यों ज्वाइन किया आपने? सर ये पर्टिकुलर जॉब में जब यूपीएससी की जर्नी चल रही थी सिविल सर्विसेज के लिए, तो ये नोटिफिकेशन यूपीएससी के थ्रू आया एंड मैंने एग्जाम अपेयर कर दिया। ये मेरा कोई टारगेट नहीं था ये एग्जाम वैसे ज्वाइन करना, बट टू हैव सम एक्सपीरियंस लाइक इंटरव्यू वाइज एक्सपीरियंस एंड एग्जाम वाइज एक्सपीरियंस, आई अपीयर्ड इन दिस एग्जाम एंड इंटरव्यू प्रोसेस एंड देन आई क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब। Then meanwhile, I did not have any job at that point of time, so I joined to explore the organization and the work culture of government jobs. So that's why I joined. नहीं, हम ये मानते हैं कि आईआईटी खड़गपुर से जो किया हुआ है Yes. वो या तो यूपीएससी में जाएगा Yes. या फिर है वो प्राइवेट सेक्टर में या फिर स्टार्टअप। Yes. तीन है जो ऑप्शन मानते हैं, आपने ये तीनों ही छोड़ दिए। ये सर तीनों मैंने इसलिए छोड़े, कॉर्पोरेट मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरा लाइक स्टार्टिंग से ही दो ऑप्शंस थे मेरे पास कि या तो कॉर्पोरेट में एमएनसीज में जाओ या फिर यूपीएससी कोई भी सिविल सर्विसेज आरएस या आईएएस करना है। तो मैंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए या ये कंस्ट्रेंट्स थे इसलिए मैंने स्टार्टिंग में जॉब की और आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज्ड कि तो क्या आपने इतने पैसे कमा लिए वहां से कि आप जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है वो? हाँ सर, फॉर शॉर्ट टर्म लाइक मैं मेरे जो नीड्स थे कि डाउन द लाइन 4-5 साल में वेट कर सकता हूँ, इतना मैंने कमा लिए थे। और उसके बाद में तो ऐसा था कि वापस भी तो सिविल सर्विसेज में या फिर वापस बैक टू कॉर्पोरेट आना ही है, तो वापस से फिर वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो रहेगी डाउन द लाइन, तो वो एम था। ये ईओ वाली जॉब है, ये एज इन मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए जॉब के पर्सपेक्टिव से मैंने ज्वाइन नहीं किया इसको। तो अभी भी जैसे ईपीएफओ को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्ट में ज्वाइन नहीं किया? नहीं, अभी मैंने ऐसे जो जैसे अभी अगर सिविल सर्विसेज में होता है तो ठीक है, अदरवाइज मेरे पास फिर से दो ऑप्शन रहेंगे कि या तो ईओ को कंटिन्यू करो या फिर कॉर्पोरेट में चले जाओ। तो ये मेरे तो मैं तो अभी भी आपका है वो डिसाइड नहीं किया है, आपको डिसाइडेड नहीं मुझे करना क्या है? सर मेरे को करना सिविल सर्विसेज है। सिविल सर्विस आप कह रहे हैं ना कि सिविल सर्विस में नहीं हुआ तो मैं वापस कॉर्पोरेट सेक्टर में चला जाऊंगा, ये आपने तो नहीं कहा? ये सर क्योंकि सिविल सर्विसेज मेरे करने या मेरे चाहने से ही सर उस पर डिपेंडेंट नहीं है, बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं। क्या और क्या अदर फैक्टर्स हैं इसमें? कि जैसे कंपटीशन कैसा है उस टाइम पे मेरा कैसा होता है, क्योंकि सिविल सर्विस में जाना नहीं जाना कुछ एग्जाम्स डिसाइड कर रही हैं और वो एग्जाम्स में मेरी परफॉर्मेंस कैसी रहे और इंटरव्यूज में कैसी परफॉर्मेंस रहे उस पर डिपेंडेंट है। मेरी विल है वो ज्वाइन करने की प्रायोरिटी, मेरे पास जो प्रायोरिटी है उसमें सिविल सर्विसेज टॉप है, फिर उसके बाद में अदर चीजें कॉर्पोरेट है। नहीं, इसका मतलब मान लीजिए कि आपको दूसरे स्टेट सर्विस में जो आपका सिलेक्शन होता है तो फिर आप नहीं जाएंगे? दूसरे स्टेट सर्विस में आपका होता है, मेन आरएस में नहीं होके स्टेट सर्विस में होता है। तो भी मैं स्टेट सर्विस ज्वाइन करूंगा। इसके और भी कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे मेरी वाइफ स्टेट सर्विस में है, यहाँ पे भी पिछले वैकेंसी में आरएस बनी थी, तो मेरे को एक आगे डाउन द लाइन फैमिलियल रिलेशंस मेंटेन करने के लिए राजस्थान को मैं प्रेफर करूंगा। कॉर्पोरेट में जाने के लिए मेरे को बहुत ज्यादा चांस है कि मेरे को बाहर ही निकलना पड़ेगा, मुंबई या फिर बेंगलोर या हैदराबाद। तो कॉर्पोरेट मेरे लिए इसलिए प्रायोरिटी में नीचे जाता जा रहा है, तो स्टेट सर्विस भी अगर मेरे को मिलेगी तो मैं करूंगा। अच्छा, अभी कुछ टाइम से ऐसे देख रहे हैं कि आईआईटी में, जैसे आईआईटी अभी मुंबई के लड़के ने भी सुसाइड किया है,
ऐसा क्या कारण हो जाता है कि इतनी अच्छी जगह पे जो उनका ड्रीम होता है वहां एडमिशन हो जाता है, और एडमिशन लेने के बाद में 1 साल 2 साल पढ़ने के बाद में है वो सुसाइड जैसा है वो कदम उठा लेते हैं? इसके क्या कारण मानते हैं आप? सर इस सुसाइड के रीजंस और सुसाइड के इवेंट्स बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। जैसे मैं भी मेरे कैंपस में था, तो हर साल 2 या 3 सुसाइड होते ही रहते थे। और वो मेरे सेम हॉस्टल से भी 1-2 इवेंट्स ऐसे थर्ड ईयर में हुए। तो ये एक तो है कि जो वहां पे जाने के बाद में जब पहले तक ये मान के चलते हैं कि आईआईटी में हो जाने से सब कुछ हो जाएगा, एंट्री जैसे मिलेगी, वहां पे सब उतने ही कॉम्पिटिटिव लोग रहते हैं। तो वहां पे जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता है उसमें सस्टेन करने के लिए एक तो काफी एफर्ट मारना पड़ता है, नो डाउट। यानी कि इसके लिए पेरेंट्स जिम्मेदार आप मानते हैं? पेरेंट्स एक लिमिट तक जिम्मेदार हैं, उसके आगे कैंडिडेट बच्चे को खुद को ही सर्वाइव करने के लिए अपनी स्किल्स को डेवलप करना होता है। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है तो कहीं ना कहीं उसको समझना चाहिए कि ये अपन टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन में है, तो यहाँ पे सब लोग उतने ही इंटेलिजेंट हैं। तो यही एंड नहीं है, पेरेंट्स का इसलिए जिम्मेदार है। पेरेंट्स को उनको रियलाइज कराते रहना चाहिए कि तुम ऑलरेडी एक बड़े कॉम्पिटिशन को बीट कर चुके हो और तुम्हें हर पॉइंट ऑफ टाइम पे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है कि तुम बेस्ट रहो। तुम्हारा बेस्ट सिर्फ ऐसे एकेडमिक से, क्योंकि वहां पे जाने के बाद में चीजें अलग रहती हैं, तो उनमें कई पैरामीटर्स पे लोग वो नहीं अपने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उतर नहीं पाते। जैसे वहाँ पे सोशियो कल्चरल इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे जो अलग अलग स्ट्रीम्स में जब चले जाते हैं बच्चे, जैसे मैं देखता हूँ कि अगर जैसे राजस्थान से कुछ बच्चे जाते हैं, उनका वहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि इन आईआईटीज वगैरह में जैसे अगर साउथ की आईआईटी है तो वहाँ पे लैंग्वेज का सबसे बड़ा बैरियर रहता है। तो कोई बच्चा जो यहाँ से निकला हुआ है हिंदी मीडियम से, तो उसको एक अलग ही डर रहता है कि मैं इस कॉम्पिटिशन कैसे बीट करूंगा। नो डाउट वो इंटेलिजेंट है, लेकिन लैंग्वेज वाले पर्सपेक्टिव से ठीक है, ऐसे भी इश्यूज है। गुरु सेनाध्यक्ष की कौन सी बुक है जो अभी है वो काफी चर्चा में है, लोकसभा में है वो, जिसके ऊपर हंगामा हुआ है? क्या है उस बुक का, क्या विवाद है जो अनपब्लिश्ड बुक है? सर अभी राहुल गांधी जी ने वो बुक ऐसा बोला था कि प्रधानमंत्री जी को ये बुक पढ़नी चाहिए। मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी बुक का नाम। ये परसों का जो सेशन था उसमें राहुल गांधी जी ने वो बुक उनको देने के लिए बोला था कि ये बुक मैं उनको दूंगा, उनको जरूर पढ़ना चाहिए करके कुछ। एपस्टीन फाइल का भी अभी काफी चर्चा में चल रही है। ये सर एपस्टीन फाइल्स ये एक क्या है ये सेक्सुअल क्राइम्स को लेके एक स्कैंडल हुआ था अमेरिका में। तो वहां पे किसी आइलैंड में एक जो काफी रिच लॉबी वाले लोग थे, वो लोग बहुत सारे क्राइम्स एंड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो अभी जैसे उनमें नए नए और भी फैक्ट्स रिवील हो रहे हैं। जैसे वो लोग कुछ तो क्लोनिंग जैसा एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे थे वहां पे। वो लोग जो कम एज वाली लड़कियों को एक्सटोर्ट करते थे बाकी कंट्रीज से एंड उनके साथ लाइक सेक्सुअल क्राइम्स करते थे। तो बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं, जैसे यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट्स वगैरह, बिल गेट्स वगैरह जो भी हैं, उनके नाम उनमें आते हैं। और जो एप्स्टीन जो बंदा था वो he was rich and he had like connections all over the world। तो वो बैक चैनल्स के थ्रू वो बिजनेस डील्स में भी काफी एक्टिव था। तो अभी जैसे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी ग्रुप का नाम आ रहा है उनके साथ, जो इंडिया के बिजनेस, इंडिया यूएस के ट्रेड डील्स में, तो वहां से भी उनका लिंक आ रहा है। यूपीएससी अभी अपने एग्जाम्स में है वो कुछ चेंज कर रही है। यस, एग्जाम के पैटर्न में क्या चेंज ला रही है? सर इस साल के पैटर्न में उन्होंने दिया है कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो तो उनको, जैसे अगर किसी ने आईएएस ऑप्ट कर लिया है तो उनको डाउन द लाइन एक ही अटेम्प्ट मिलेगा 2026 या 2027 में, अनलेस वो रिजाइन करके दोबारा। क्योंकि लोग क्या होते थे कि एक बार जैसे आईपीएस मिल गया तो वो आईएएस के लिए दोबारा एग्जाम देते थे। जैसे आईपीएस दोबारा आईपीएस ऑप्ट नहीं कर सकता गोइंग फॉरवर्ड, और ग्रुप ए सर्विस मिलने के बाद में भी उनके 2 ही अटेम्प्ट उनको अलाउड होंगे। तो ये कुछ सर्टेन चेंजेस किए हैं। इससे क्या होता है कि बार बार सेम पर्सन उसमें साइकिल में फंसा हुआ नहीं रहता। तो हो क्या रहता है कि वो ट्रेनिंग को मिस करते हैं कैंडिडेट्स, जैसे ग्रुप ए सर्विस मिल गई तो फिर ट्रेनिंग को मिस करते हैं और नेक्स्ट ईयर के साइकिल में पार्टिसिपेट करने के लिए वो पूरा एक डिले चलता है, और इससे कंपटीशन को भी डिस्टॉर्शन होता है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए ये एक स्टेप यूपीएससी का। ये भी हाई कोर्ट ने कहा कि रोमियो जूलियट के मामलों में हमें है वो
ध्यान देने की आवश्यकता है? क्या है रोमियो जूलियट? क्या है? सर ये पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड है। तो रोमियो जूलियट बेसिकली उनको बोला गया है जिनकी एज क्लोज टू लाइक एडोलसेंट से क्या बोलते हैं माइनर से मेजर में कन्वर्ट होने वाले हैं, जो क्लोज टू 18 ईयर्स है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो कॉन्सेंसुअल सेक्स जो उनका अगर होता है, कुछ फिजिकल रिलेशंस बनते हैं, तो उनको पेरेंट्स ऑनर किलिंग के ऑनर के नाम पे उनको पॉक्सो के तहत रजिस्टर करवा देते हैं। तो इससे जो यूथ जो है उनको जैसे कोई अगर 17 ईयर्स है और 17 ईयर्स और 9-10 मंथ्स है, तो जस्ट 2 महीने के वजह से भी उनको पॉक्सो के तहत जो हार्ड उसके प्रोविजंस है उसके तहत उनपे कानूनी कार्रवाई करती है, जिससे उनके आगे के फ्यूचर को इम्पैक्ट आता है। तो इसमें जो 17 से 18 वाले जो हैं उनका कंसेंसुअल रिलेशनशिप्स हैं, तो उनको एक अलग प्रोविजन के तहत डील किया जाए, ये कोर्ट ने कहा है। इसी संदर्भ में एक है वो 18 साल की लड़की और 19 साल का लड़का लिव इन में रह रहे थे। उनके पेरेंट्स है वो उनको जान से मारने की धमकी दे रहे थे। पुलिस ने ये कह के उनको है वो संरक्षण नहीं दिया कि लड़के की एज अभी वो है वो मैरिजेबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में है वो हाईकोर्ट ने कहा कि भाई नहीं, आपको सुरक्षा है वो देनी पड़ेगी। तो फिर ये मैरिजेबल जो एज है इसकी क्या रिलेवेंस रहेगी? सर वो मैरिज के लिए है कि जैसे वो लिव इन में रह सकते हैं, यानी कि लिव इन में रहने के लिए है वो कोई भी एज है वो बैरियर नहीं है। अभी एज कोई बैरियर नहीं है। ये सेल्फ इम्प्लांट या सेल्फ डिसिप्लिन के तहत ही पेरेंट्स या बच्चे खुद को रेगुलेट करेंगे इसमें। अभी कोई ऐसे लीगल एज है नहीं। इस सीपीआर क्या होता है? अभी रिसेंट है वो 4000 लोगों ने है वो सीपीआर की ट्रेनिंग ली है। सीपीआर सर ये इमरजेंसी के टाइम पे जो भी जिसको जो कोई लाइक सांस लेने में, जैसे कोई अगर ड्राउन हो गया, पानी में डूब गया है, तो उसके फेफड़ों में पानी भर गया है, उसके फेफड़े फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं उस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आर्टिफिशियली मैन्युअली उसको सांस की प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए सीपीआर पद्धति का यूज किया जाता है। इसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को मुंह से मुंह लगाकर सांस देने की कोशिश करता है, साथ में साइमल्टेनियसली उसके चेस्ट को प्रेस किया जाता है ताकि उसके लंग्स वापस फंक्शन करना स्टार्ट। ये केवल डूबने वालों के लिए है क्या? नहीं, डूबने वालों के नहीं है। जैसे दम घुट गया किसी का या अचानक कोई डर के जैसे क्लोस्ट्रोफोबिया है तो उसको घबराहट होकर उसका अगर इश्यू हो गया तो उन सब में भी। ये एग्रो इकोनॉमी क्या होती है? एग्रो इकोनॉमी सर जो इकोनॉमी है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड एग्रीकल्चर से जो भी इकोनॉमिकल चीज है वो एग्रो इकोनॉमी का पार्ट है। ठीक है, तो अपनी जो सप्लाई चेन है एग्रीकल्चर की, बेसिकली चैलेंजेस क्या हैं? सप्लाई चेन में चैलेंजेस जैसे अगर ग्राउंड लेवल पे देखें तो जैसे किसानों को अच्छी तकनीक के बीज नहीं मिल पा रहे हैं, फिर उसके बाद में उनको टाइम पे लेबर नहीं मिल पा रही है, और बीज क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? उन्नत किस्म के बीज को चेक करने के लिए कोई गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए क्या? एक अपने मुख्यमंत्री स्वावलंबन बीज योजना, उन्नत बीज योजना करके है, जिसमें किट प्रोवाइड की जा रहे हैं और अच्छी क्वालिटी के कितनी सक्सेसफुल हुई है वो? काफी टाइम से चल रही है। काफी टाइम से चल रही है सर। उसका डेटा मेरे को अभी पता नहीं कि कितना सक्सेसफुल है, बट लोगों तक इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि एक तो एक्सेस मिलता नहीं है लोगों को, ऐसी स्कीम्स का पता नहीं है जो गांव में लोग किसान हैं। और दूसरा ये भी एक तरीका है या फिर और भी कोई तरीका हो सकता है? जैसे 2 टाइप के बीज हैं वहाँ पे, एक तो असली बीज है जो ब्रांडेड बीज होता है, उसी की कॉपी भी काफी बिकती है। लेटर ऑन पता चलता है कि इसकी तो प्रोडक्टिविटी कम है और इसकी तो अल्टीमेटली जब आउटकम आता है तब पता चलता है कि ये तो किसी नकली था। इसको चेक करने के लिए कोई स्टेप्स उठाए गवर्नमेंट ने? सर अभी मैं डायरेक्टली अवेयर नहीं हूँ कि कोई गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम है जो इसको चेक कर रही हो। एक कंपनीज अभी जो कैसे कर सकते हैं? कुछ है मतलब जैसे पनीर है उसको चेक करना है कि ये असली है या नकली, तो उसमें जैसे आयोडीन का सोल्ट डाल के वैसे करते हैं सॉल्यूशन डाल के, तो ऐसे ही कोई बीजों को भी चेक कर सकता है क्या? कोई सिंपल टेक्निक नहीं है? नहीं सर, मेरे को इसका आइडिया। तो ये तो आपके लिए बढ़िया स्टार्टअप आइडिया हो सकता है। हाँ, स्टार्टअप आइडिया तो और क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस जैसे अगर सीड का हो गया, उसके बाद में सप्लाई चेन में जब वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं, क्योंकि जब
हार्वेस्ट हो गया उसके बाद में उसको राइट टाइम पे, क्योंकि सबका हार्वेस्ट एक साथ होता है, तो वो सही रेट में उसको अच्छी मार्केट में पहुंचाना वो नहीं हो पाता है, फिजिबल नहीं हो पाता एक फार्मर के लिए। फिर उसका उस इसके लिए कहा हार्वेस्ट जाता से है कि एक क्लस्टर मॉडल तैयार किया गया है। फार्मर जितनी एफपीओ वगैरह भी हैं, एफपीओ फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। क्लस्टर मॉडल्स है, तो वो मॉडल क्या है, मतलब पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए? इसमें सर एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के फार्मर्स एक दूसरे के साथ वो मिलके जो भी प्रोड्यूस मिला है उसको मिडलमैन को इग्नोर करके डायरेक्टली आगे के लेवल तक पहुंचाया जा सके। जैसे किसी का अगर 2 क्विंटल अनाज हुआ है तो वो मंडी तक ले जाने में कैपेबल नहीं है, तो वो अपने वहीं पे रखेगा। लेकिन अगर ऐसे 10 या 20 फार्मर्स वो करते हैं, जॉइंट एग्रीमेंट बनाते हैं, तो वो मिलके उसको प्रोड्यूस को मंडी तक या टाइम पे ले जा सकते हैं, या फिर और कहीं जैसे डायरेक्टली किसी कॉर्पोरेशन को सेल कर सकते एक हॉर्टिकल्चर भी चलता है, हैं। ये सब हॉर्टिकल्चर में तो इससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस अभी अपने हैं, या क्या क्या अपने पास अपॉर्चुनिटीज है? राजस्थान के लिए देखें अपन तो लैंड मास अपने पास सिग्निफिकेंट है, ये सर। तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड? सर हॉर्टिकल्चर काफी ग्रोइंग एग्रीकल्चर का सेक्शन है, और इसमें एक तो वेराइटीज का और लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ट्रेडिशनल अपनी एग्रीकल्चर में अपन जो गेहूं बाजरा सरसों ये सभी उगाते हैं, तो लोगों को वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ऐसी कौन सी बॉडी है, जैसे हॉर्टिकल्चर, मान लो मेरे को हॉर्टिकल्चर करनी है, मेरे पास में 100 बीघा खेत है, ठीक है, मैं उसमें कुछ हॉर्टिकल्चर के प्लांट जो भी है, तो मैं क्वालिटी प्लांट्स कहाँ से खरीदूं? एक तो कॉमन मैन ये सोचता है, दूसरा उनकी क्वालिटी कौन सर्टिफाई करता है? ऐसा तो होना चाहिए। एक नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन चल रहा है काफी टाइम से, तो उसके तहत एक बॉडी है जिसका नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। ये मिशन का यही एम है कि अपेडा क्या है? अपेडा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है इसको एक्सपोर्ट्स में बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के लिए है। ये एक्सपोर्ट में हेल्प करता है फार्मर्स का, तो ये भी एक लेवल पे जैसे ये कहा जाता है कि ऑर्गेनिक जैसे खेती है वो काफी बढ़ावा देते हैं आजकल, तो ऑर्गेनिक फूड है या फिर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है, उसका सर्टिफिकेशन कैसे मिलता है? इसकी 2 अप्रोच हैं। एक तो जैसे क्लस्टर बना के सेल्फ, जैसे ये एक फार्मर दूसरे फार्मर के उसको सर्टिफाई करेगा कि इन्होंने कोई भी केमिकल्स लास्ट 1 ईयर या 2 ईयर जो भी टाइम फ्रेम है उसमें यूज नहीं किया है। तो एक तो क्लस्टर अप्रोच है जिसमें एक दूसरे का वो सर्टिफाई का नाम है कुछ पार्टिसिपेटरी कुछ है? हाँ, पीजी पार्टिसिपेटरी गारंटी प्रोग्राम ये सर। और एक है जिसमें गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, वो उसको मार्क करती हैं कि वो प्रॉपर्ली उसको इवेलुएट करते हैं कि इसमें केमिकल कंपोजिशन क्या है, जो क्या जैसे अपन एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से, हमारे जैसे अगर एग्री प्रोड्यूस है ना, वो जैसे यूरोप एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो हमारे को लिमिटेशंस लगा देते हैं, कुछ कंडीशंस लगाते हैं कि ये फला नहीं है इसलिए हम तो नहीं लेंगे। क्या लगाते हैं? वो फाइटोसैनिटरी मेजर्स होते हैं। ये उनकी लाइक क्वालिटीज वाइज होता है उनका, जैसे केमिकल कंपोजिशन, वो जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अगर अपन बोल के केमिकल कंपोजिशन इन सेंस कि अगर जैसे अपन ऑर्गेनिक सर्टिफाई करके उसको भेज रहे हैं, लेकिन अगर उसमें टेस्टिंग में कुछ केमिकल्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, केमिकल रेजिड्यू कुछ भी उसमें अगर मिला तो फिर वो केमिकल रेजिड्यू और कंपोजिशन में अंतर होता है क्या? केमिकल रेजिड्यू अनवांटेड केमिकल का अगर कोई सब्सटेंस उसमें मिलता है तो वो केमिकल रेजिड्यू है, और किसी भी कंपाउंड, किसी भी सब्सटेंस का जो कंपाउंड है उसका जो भी वो यस दैट इज व्हाट आई नो। ठीक है, जैसे अभी खेजड़ी की कटाई हो रही है और इसके लिए प्रोटेस्ट भी चल रहा है और उसके लिए डिमांड कर रही है ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लेके आओ, तो जब खेजड़ी की कटाई हो रही है तो वहाँ के लोकल एग्रीकल्चर में क्या फर्क पड़ेगा इसका? सर खेजड़ी एक तो डेजर्ट के लिए मेजर वहाँ का जो इकोलॉजी को रेगुलेट करता है, वो इस सेंस में कि ये एक ऐसा पेड़ है जो कि ऐसे ड्राई कंडीशंस में भी वो ग्रीन रह पाता है। तो अगर वो पेड़ ही वहाँ पे सर्वाइव करा, अगर वो भी वहाँ नहीं रहेगा तो वहाँ का क्लाइमेट डेफिनेटली चेंज होगा ओवर द टाइम। तो वहाँ की अगर हीटिंग, वहाँ पे अगर डस्ट स्टॉर्म्स के जो पावर होगी वो बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट आएगा लोकल जो भी क्रॉप्स होंगे उनपे। और ये दूसरा कि यूजेस क्या है खेजड़ी के, कहाँ काम में आते हैं? इसके सर सांगरी सब्जियां वगैरह बनाने में, और इसके लूम जो है वो जानवरों को खिलाने के लिए, और
ये मेजर है, और इसका मेडिसिनल भी कुछ कुछ यूज है। और कौन से प्लांट्स हैं मेडिसिनल? मेडिसिनल तुलसी है, अश्वगंधा है, और अफीम है। चलो ठीक है, अभी जो ग्लोबल सिनारियो चल रहा है कि वी आर प्रमोटिंग मल्टीलेटरलिज्म, तो उसमें जैसे नाम एज ए 2.0 इसको रीऑर्गेनाइज किया जाए, तो इसका क्या रोल हो सकता है नॉन अलाइन मूवमेंट जो अपना था? सर नॉन अलाइनमेंट से अब मल्टी अलाइनमेंट की साइड जा सकते हैं, तो उसका जो गोल है उसको थोड़ा मॉडिफाई किया जा तो सकता है। नाम का क्या रिलेवेंस है अभी? अभी नाम का एक ये काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है यूएन के बाद में, जिसकी मेंबरशिप हो ऐसा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो ऑलरेडी एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, वो अगर अपने एम्स को चेंज करते हैं, जैसे कि नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट, तो और इसमें ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन है वो काफी ज्यादा है, तो उससे यूएन का क्या रिलेवेंस है अभी? यूएन का रिलेवेंस सर, यूएन लाइक मल्टी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो डिफरेंट सेक्टर्स में इसके बहुत सारे तो प्रोजेक्ट्स, ये था कि वर्ल्ड में पीस और पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। और वो भी अब देखो, इन्होंने तो कोई वार तो रुकवाया नहीं, रशिया यूक्रेन कब से चल रहा है ये सर। तो यूएन ऐसे डायरेक्टली कोई एनफोर्सेबल मैकेनिज्म है नहीं यूएन का, एज लॉन्ग एज जब P5 उसमें इन्वॉल्व हैं, तो क्योंकि यूएनएससी में P5 के होने से क्या होता है कि अगर वो P5 उस कॉन्फ्लिक्ट में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो यूएनएससी कोई स्ट्रॉन्ग मेजर ले नहीं सकता, सैंक्शंस वगैरह ही लगा सकते हैं यूएन, इससे ज्यादा कुछ डायरेक्ट एक्शन कुछ करने के लिए P5 की। सफल अभियान रहे हैं इसके, कुछ सक्सेसफुल स्टोरी भी है यूएन की? हाँ सर, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में वेस्टर्न कोस्ट में कुछ जगह जो कू वगैरह उन्होंने लोकल जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनको कंट्रोल किया है। सूडान में काफी हद तक इन्होंने जो डोमेस्टिक वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई थी उसको कंट्रोल करने में हेल्प मिली है। इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में इनका बहुत काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे अभी अगर इजराइल पैलेस्टीन वॉर में देखें, तो पैलेस्टीन के रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैलेस्टीन में जो लोग रह रहे थे उनके लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कलेक्ट करके वहां तक पहुंचाने में इनकी काफी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी सर गवर्नमेंट की टैक्स से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज होती हैं कि कैसा पैसे कहाँ से आएंगे, कितना खर्च करना है, वो सब फिस्कल पॉलिसी होती है। ठीक है, जैसे मान लो रूपी है वो डेप्रिशिएट हो रहा है काफी, तो अब मान लो आपको एज ए फाइनेंस मिनिस्टर है, जो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया के, उनका सेक्रेटरी बना दिया जाए, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि जो रूपी है वो अब अप्रिशिएट हो, थोड़ा स्टेबल हो, क्योंकि ओवर द टाइम रूपी है वो डेप्रिशिएट होते जा रहा है, तो व्हाट आर द स्टेप्स वी आर नीड टू टेक नाउ? सर इसके लिए देखना पड़ेगा कि इसका मेजर रीजन क्या है रुपी डेप्रिसिएशन का। ऐसे अगर डोमेस्टिक रीजंस है तो उनको अलग से स्टडी पढ़ा है ना, तो आपको पता होगा। हाँ, जैसे अगर जैसे ग्लोबली अगर जैसे डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो डेफिनेटली रुपी डेप्रिशिएट करेगा, या फिर जैसे अगर तो वही तो मैंने पूछा कि अब आप क्या स्टेप 5 स्टेप सजेस्ट करो जैसे करंट सिचुएशन के हिसाब से। हाँ, कि ये 5 स्टेप हम लेंगे तो हमारा रुपी है उसका ग्लोबली वैल्यू बढ़ेगा। सर एक तो डॉलर की सप्लाई बढ़ाना मार्केट में आरबीआई के थ्रू, दूसरा होगा आरबीआई को आप सजेस्ट कर सकते हो फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी अलग अलग नहीं है, अलग अलग है, सेपरेट है। उनको मॉनेटरी पॉलिसी में डायरेक्टली सर ये आता है। आरबीआई को तो आप कुछ नहीं कह सकते, आरबीआई अपने आप में ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस है, बट सर वो रेपो रेट के लिए जो सेपरेशन है, क्लियर सेपरेशन, वो सर मॉनेटरी पॉलिसी में जो रेपो रेट है। आरबीआई के अलावा क्या करोगे? आरबीआई के अलावा ट्रेड डील्स वो अगर ज्यादा से ज्यादा हो पाए तो वो ट्रेड डील से क्या होता है कि टेंशन ईज होती है एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स में, जो एफआईआईज हैं उनमें। डोमेस्टिक इकोनॉमी भी तो चैलेंजेस फेस करती है। हाँ सर, बट उसके लिए वही देखना पड़ेगा, मतलब बैलेंस इंडिया यूएस के साथ जैसे ट्रेड डील पे है, तो क्या चैलेंजेस है सर इसमें? अभी जो चैलेंजेस, एक तो जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को तो बचा लिया, लाइक अभी प्रॉपर नॉर्म्स तो भी उसके आए नहीं, रूल्स एंड कि क्या डील्स हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इस डील में इंक्लूडेड नहीं है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर, लेकिन इसमें अपना एमएसएमई सेक्टर सबसे ज्यादा, और डेटा का चैलेंज, दो मेजर चैलेंजेस थे। तो एमएसएमई एक तो डेटा के लिए रेगुलेशन जो इंडिया ईयू की जो
डील हुई है उसमें क्या रिस्क हो सकता है? जैसे वो तो आउट हो गई। हाँ, वो आउट हो गई तो उसमें चैलेंजेस सर यही है कि बाहर की जैसे अगर टैरिफ कम है तो बाहर की कंपनीज यहाँ इन्वेस्ट करेंगी तो रोजगार तो मिलेगा, लेकिन लोकल जो एमएसएमईज हैं वो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर कुछ भी बड़ी कंपनीज वहाँ की आ रही हैं तो यहाँ की लोकल कंपनीज उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाएंगी। और वो है एक दूसरा ब्रेन ड्रेन का भी इशू हो सकता है। जैसे अगर आप भी जैसे वीजा नॉर्म्स का बढ़ा दिया, मतलब वीजा जो लिमिट है वो बढ़ा दी लोगों की। जैसे ईयू में तो लोग यहाँ से वहां चले जाएंगे तो ब्रेन ड्रेन का एक इशू रहेगा। और अभी नीति आयोग एक डॉक्यूमेंट भी लेके आया था ब्रेन ड्रेन को चेक करने के लिए हम कि फॉरेन यूनिवर्सिटी जैसे बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी है तो जैसे आईआईटी वाले बच्चे बाहर चले जाते हैं तो आपका भी मन करता होगा तो एमआईटी को यहीं पे एस्टेब्लिश कर देते हैं, स्टैनफोर्ड को भी यहीं ले आते हैं। ये सब कुछ यूनिवर्सिटीज ने, हाँ कुछ यूनिवर्सिटीज ने अभी 4 या 5 ईयू की यूनिवर्सिटीज ने यहाँ पे करने के लिए कुछ डील भी हुई है जो अपने यहाँ पे उनके कैंपस स्टार्ट होंगे। तो ये सही है क्या? हाँ सर सही है। इसमें एक तो डाइवर्सिटी मिलती है कि वहाँ का रिसर्च यहाँ पे भी एक्सेसिबल हो जाता है और वहाँ के लोग यहाँ जब आके पढ़ते हैं तो लोकल इकोनॉमी को संभव वो बूस्ट मिलता ही है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि यहाँ पे ब्रेन ड्रेन के साथ साथ फैकल्टी ड्रेन भी हो जाएगा। अच्छी फैकल्टी वो हायर कर लेंगे तो हमारी जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट है वो और थोड़े वल्नरेबल हो जाएंगे इसमें। तो नहीं सर, अपने पास ऐसा नहीं है कि फैकल्टी के लिए लोग कम हैं, मतलब ऑलरेडी अपना लाइक पूल जो है फैकल्टी अच्छी है हमारी। फैकल्टी अगर हाई स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी जाएंगी तो बाकी कॉलेजेस की स्टैंडर्ड भी रेज करेंगे। तो ये तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन ही होगा कि कुछ फैकल्टीज अगर वहां जा रही है और कैंपस वो इंडिया में ही है तो एज लॉन्ग एज वो लोग ब्रेन ड्रेन हो नहीं रहा है। कंपटीशन भी तो उनका इंडियन यूनिवर्सिटी के साथ हो जाएगा फिर। सर पूल काफी बड़ा है, मतलब जो अवेलेबल सेट ऑफ पूल है तो फिर क्यों हमारे 100 टॉप 100 यूनिवर्सिटीज नहीं आती? तो वो बहुत सारे पैरामीटर्स को देखा जाता है, जैसे पर लाइक कितने स्टूडेंट्स पे एक टीचर है, वो पिच रेशियो कितना है, उसके अलावा इनोवेशन रिसर्च पे कितना खर्च कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, अलुमनाई नेटवर्क कितना है। चलो मान लो आप कहीं पे पोस्टेड हो आरएस जैसे प्रशासनिक अधिकारी और वहाँ पे एक स्कूल से कंप्लेन आती है कि वहाँ पे जो मिड डे मील बनाने वाली महिला है वो किसी दलित समुदाय से आती है। इस कारण से वहाँ पे जो बच्चे आते थे उन्होंने मिड डे मील का खाना वो नहीं खाते और उनके घर वाले भी मना कर दिए कि हम बच्चों को भेजेंगे नहीं, यहाँ पे तो हमारे बच्चों का भविष्य सही नहीं है। ठीक है, अब ये सिचुएशन आपके सामने आती है, आपने इसके फैक्ट चेक भी कर लिया कि ये एग्जिस्ट कर रही है, चल रहा है ऐसा, तो इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे? आप लोकल लैंग्वेज में हमें बताएं सर। एक तो जैसे लोकल लैंग्वेज में बताइए। अगर मैं अच्छा मेरी डायलेक्ट है लोकल सर, मैं पहले तो बैठे जाऊंगा और मैं देख लो कि एक्चुअल में लोगन इशू ये चीज सोचे कि दलित से बीसू या फिर हाइजीन मेंटेन होना रहे हो। तो अगर हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहे हो तो 20 आपसे डील कर जाएगा कि हाइजीन का जो पैरामीटर्स है, हाँ ओनली दलित वाला अगर वहां पे एंगल आ रहा है तो मैं एक यहाँ को ओरिजिनल केस भी आ रहे थे जिसका मायने जो प्रशासनिक अधिकारी से वो डायरेक्ट गयो थे और बच्चा के साथ में जा लंच करो तो बीसों जो वाग्दता के जो कॉन्सेप्ट है बिन धरातल पर यार तो बच्चन भी एक कॉन्फिडेंस आयो, बच्चन भी एक कॉन्फिडेंस कला अवेयरनेस है कि जो दलित होगा सु डिस्क्रिमिनेशन वो भाव है वो कम है और एक साथ में गाँव भी एक फील आउस की अगर तो बड़ो प्रशासनिक अधिकारी रिश्ता अपना बच्चन भी करवाऊं कहीं दिक्कत है। ठीक है। कृषि किस अनुसूची का पार्ट है? कृषि स्टेट का पार्ट है। अच्छा, स्टेट लिस्ट अभी कृषि बिल आए थे यस है ना, जिसको सरकार ने बाद में निरस्त कर दिया था। क्या बिल थे वो, क्या इशू था, उसके बारे में बताएंगे आप कुछ? मैम एक तो उसमें मार्केटिंग के लिए एक्ट था जिसमें मतलब ग्लोबल सारे एपीएमसी मंडीज को वो कनेक्ट कर रहे थे, एक ऑल इंडिया लेवल पे मार्केट क्रिएट करना चाह रहे थे। उसके अलावा जो रजिस्टर्ड प्राइवेट मंडीज का इंट्रोडक्शन भी वो लोग करा रहे थे कि सरकारी मंडी के अलावा प्राइवेट मंडीज भी होंगी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक बिल था जिसमें लार्ज स्केल पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अलाउ किया जा रहा था
और जो इसका एजुकेशन के लिए जो ट्रिब्यूनल्स बन रहे थे उसमें लोकल्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं होने से उनका काफी विरोध हुआ था। और एक स्टोरेज से रिलेटेड था, जिसमें लाइक जो होर्डिंग की जो लिमिट है वो काफी बढ़ा दी गई थी कॉर्पोरेट्स के लिए। तो ये मॉडल बिल्स थे जिनके बेसिस पे स्टेट्स को अपने अपने एक्ट्स इनेक्ट करने थे। और इनका विरोध इसलिए किया गया कि किसान लोग थे वो इस फील्ड में थे कि इसके वजह से डाउन द लाइन जो एमएसपी का गारंटी है उनका वो चला जाएगा कॉर्पोरेट फार्मिंग की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से। और जो स्टोरेज की लिमिट बढ़ाने से जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट उसमें भी वो अमेंडमेंट हो रहा था कि अब जो बेसिक चीजें हैं जैसे प्याज, आलू, इन सबको भी एक लिमिट से ज्यादा होल्ड करना अलाउ, तो उस वजह से वो लोग अपोज कर रहे थे। कृषि राज्य सूची का विषय है ना, उस पे केंद्र ने कानून बनाया, ऐसा कैसे संभव हुआ? आई थिंक मैं शायद कंफ्यूज, कॉन्करेंट का होना चाहिए, लेकिन सेंटर ने मॉडल वो लॉ बनाया था। इसके बेसिस पे स्टेट्स को अपने अपने लॉज बनाने थे। आप इसको फिर से पढ़िएगा। यस जी, आपने इंजीनियरिंग की है, यस उस ज्ञान का प्रयोग आप प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद किस प्रकार से करेंगे? मैम, मेरा वैसे तो डिग्री बैचलर्स एग्रीकल्चर में है, लेकिन मेरा पूरा जो भी मेरा जॉब एंड ये अभी 10 साल से ऊपर हो गए मेरे इसको, और मेरा जो भी करियर आगे बैचलर्स के बाद में सब कुछ मेरा फाइनेंस की साइड, मेरा फाइनेंस में या डेटा में। बट स्टिल एग्रीकल्चर में मैंने फाइनेंस जो मशीनरी है उस साइड में थोड़ा मेरा इंटरेस्ट रहा था। तो ड्यूरिंग उस टाइम पे मेरा ऐसा था कि मशीनरी के डेवलपमेंट में थोड़ा मेरा इंटरेस्ट था, तो मशीनरी के बारे में जाना। तो वो चीज अगर कुछ आगे जाके कुछ बिजनेस करना होगा या किसी बिजनेस को अंडरस्टैंड करना होगा तो वो मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, इजीली मैं ग्रास्प कर पाऊंगा उसके कॉन्सेप्ट्स। तो प्रशासन में आने के बाद आप बिजनेस करेंगे? नहीं, कोई भी जैसे प्रशासन बिजनेस से डील करता है तो वो बिजनेस अगर फार्म मशीनरी से रिलेटेड हुआ कुछ तो मैं उसको इजीली ग्रास्प कर पाऊंगा, उसके कॉन्सेप्ट्स को, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसके जो भी उससे रिलेटेड अगर कुछ रूल्स नॉर्म्स होंगे तो उससे जो भी लूप होल्स पॉसिबल होंगे। अमेरिका को ईरान से क्या दिक्कत है? मैम, अमेरिका अपनी जो ग्लोबल लेवल पे हेजेमनी है उसको मेंटेन करने के लिए सबसे उसका बड़ा एम ये है, अपने डॉलर को वो स्ट्रेंथन करके रखना चाहता है। तो ईरान जो है वो एनर्जी पावर हाउस है, एंड ईरान अपना ऑयल जो है वो चाइना को सप्लाई करता है बहुत चीप रेट्स पे। तो इस वजह से इनडायरेक्टली जो इंडिया यूएसए चाइना की जो राइवलरी है उसको इनडायरेक्टली ईरान सपोर्ट कर रहा है। तो यूएसए चाहता है कि चाइना एंड रशिया के जहां से भी सप्लायर हैं, जहां पे भी इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उनको कट करना है इनके सोर्सेज को। तो इस वजह से एक तो मेजर ये है। दूसरा उसका इशू ये है कि वो एटॉमिक जो पावर है वो अपना डेवलप कर रहा है, न्यूक्लियर पावर। तो ये दो मेन इश्यूज हैं जिनकी वजह से यूएसए ईरान को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, या ये सैंक्शंस वगैरह। ट्रंप ने शांति का नोबेल पाने के लिए एक इच्छा जाहिर की थी, उस पर आपके क्या विचार हैं? उन्होंने कहा है कि मैंने 8 युद्ध रुकवाए हैं, शांति के लिए कार्य किया है, तो मुझे नोबेल मिलना चाहिए। मैम, ये उनका खुद का क्लेम था कि उन्होंने रुकवाए हैं, और बहुत सारे युद्ध ऐसे थे जैसे थाईलैंड कंबोडिया का युद्ध था जो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि रुकवा दिया, उसके बाद में भी वो चल रहा था। इंडिया पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने का भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद में भी सीज फायर वायलेशन हो रहे थे। और ये सेल्फ डिक्लेयर्ड क्लेम थे उनके कि मैंने रुकवाए हैं। बहुत सारी जगह जैसे इंडिया ने डिनाई किया है कि मतलब ये इंडिया पाकिस्तान के डायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू ये रुका है। तो उनका रोल हर जगह, उनकी क्रेडिबिलिटी इस स्टेटमेंट की खूब ज्यादा है नहीं कि उन्होंने रुकवाए हैं। दूसरी जो नोबेल पीस प्राइज की जो कमेटी है वो इन सब चीजों को इवेल्युएट करती है, उसके बाद में ही वो सब प्राइज देती है। तो अगर उन्होंने उसको उचित नहीं समझा तो आई थिंक कि वो डिजर्व नहीं करते थे, उनसे बेटर ऑप्शंस थे। ये डोनेरो सिद्धांत क्या है और मुनरो सिद्धांत क्या है जो आजकल चर्चा में चल रहा है? मुनरो सिद्धांत ये है कि अमेरिका को अपने सराउंडिंग को काफी सिक्योर करना है, एनर्जी कॉरिडोर्स को सिक्योर करना है, और अमेरिका फर्स्ट का प्रिंसिपल को आगे प्रमोट करना है। तो ये डॉक्ट्रिन अभी वापस, जैसे जो यूएसए है वो अपने रीजनल में, जैसे लैटिन अमेरिका है, ये कनाडा है, पर
आर्कटिक चैनल्स हैं उन पे अपनी कंट्रोल को फिर से एस्टेब्लिश करने की स्टार्ट कर रहा है। और ग्रीनलैंड को एक्वायर करना इसी का एक पार्ट माना जाता है। वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उनको कैप्चर करना भी इसी का एक पार्ट माना जाता है। एक संगठन चर्चा में आजकल पैक्स सिलिका पैक्स सुना है आपने? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। सिलिका नाम सुना है बट मैं अभी जस्ट कनेक्ट नहीं। ओके, इस्लामिक नाटो के बारे में सुना है? हाँ, इस्लामिक नाटो में अभी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक जॉइंट एग्रीमेंट किया है जिसमें एक दूसरे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, और इसमें टर्की ने भी ज्वाइन करने का इंटरेस्ट दिखाया है। तो इससे सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सेस मिलता है, और पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया की जो रिच इकोनॉमी है उसका एक्सेस मिलता है। भारत को इससे क्या क्या खतरे हो सकते हैं? भारत को इससे खतरे, एक तो इंडिया एंड पाकिस्तान का काफी लंबे टाइम से लाइक सिंस 1947 से इशू चल रहा है। तो उसके लिए सऊदी अरब से फंडिंग मिलेगी तो वो अपने प्रोग्राम को प्रमोट कर पाएगा। दूसरा, इंडिया सऊदी अरेबिया के रिलेशंस में भी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं डाउन द लाइन। और जैसे सऊदी अरेबिया में इंडिया के बहुत सारे लोग जाके जॉब करते हैं, तो डाउन द लाइन अगर इंडिया सऊदी अरेबिया के रिलेशंस में कुछ भी इश्यूज आते हैं तो अपना जो रेमिटेंस है, अपनी एनर्जी बिल्स हैं, वो सब में कहीं कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें कहीं ना कहीं लोकतंत्र सफल नहीं हुआ है, चाहे म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, अभी फिलहाल पाकिस्तान हो, और भारत में जबकि ये काफी सफल है। लेकिन जब देश आजाद हुआ था तब ये अनुमान लगाया गया था कि यहाँ पर लोकतंत्र के सफल होने के चांस कम है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप, क्या कारण है? मैम, जैसे पाकिस्तान का नहीं होने का एक रीजन तो ये भी है कि वहाँ पे इस्लामिक कट्टरवाद ज्यादा था। तो और काफी टाइम तक वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं पाया था, काफी लंबे टाइम तक। तो चीजें बहुत जल्दी ही आर्मी ने कैप्चर कर ली, और उनके जो तो उस वजह से चेक्स नहीं रह पाए डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने के लिए। एक तो ये रहा पाकिस्तान को लेकर देखते हैं तो बांग्लादेश में भी काफी टाइम तक तो सरवाइव किया है, लेकिन इसके बाद में अभी जैसे वहाँ पे तख्तापलट हो गई, और तख्तापलट नहीं कहेंगे लेकिन जैसे वहाँ के शेख हसीना जी ने देश छोड़ना पड़ा और टेम्पररी इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है, तो वहाँ पे भी यही एक तो इस्लामिक कट्टरवाद, और वहाँ पे डेवलपमेंट के पैरामीटर्स में वो लोग काफी इन्वेस्ट नहीं कर पाए स्टार्टिंग से। तो कहीं ना कहीं जनता में रोष था, वो लोग वहाँ की पॉलिसी से और भारत में सफल क्यों हुआ है लोकतंत्र? भारत में जो अपना इसके लिए दो तीन चीजें जिम्मेदार है। एक तो जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सुप्रीमेसी जो अपन ने अडॉप्ट की, और कोर्ट्स ने टाइम टू टाइम चेक्स एंड बैलेंसेस पुट करके रखे। दूसरी चीज की अपना जो डाइवर्सिफाइड ये है ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, रीजनल पार्टीज हैं, उनका कंट्रीब्यूशन काफी रहा है टाइम टू टाइम, तो उस वजह से डेमोक्रेसी सस्टेन। राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? श्री हरिभाऊ बागड़े। आपने फाइनेंशियल इंजीनियरिंग में है वो एमटेक किया है। तो ये फाइनेंशियल इंजीनियरिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों में क्या डिफरेंस? सर, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग जो भी फाइनेंस के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप इसमें स्वैप्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, ऐसे नए पोर्टफोलियो क्रिएट करने पे ज्यादा फोकस रहता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वित्तीय प्रबंधन से रिलेटेड है कि कैसे बजट को कंस्ट्रेंट करके रखना है, कहाँ ऑप्टिमली यूज करना है, उस साइड। फूड इंजीनियरिंग में है वो क्या क्या शामिल करते हैं आप लोग? सर, मेरे को इतना ज्यादा डिटेल में याद नहीं है, बट फूड इंजीनियरिंग पर से फूड इंजीनियरिंग तो आपका बीटेक का एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग है, तो इसमें जॉइंट कोर्सेज चलते हैं। तो फूड में फूड प्रोसेसिंग के बारे में थोड़ा सा एक दो सब्जेक्ट्स रहते हैं, जिसमें कि जैसे टोमेटो से सॉस कैसे बनाया जाता है, इन सब के बारे में बताया जाता है। ये सर मेजॉरिटी एग्रीकल्चर मशीनरी साइड रहता है हमारा, कि कैसे मशीनरी को डेवलप करें। और फूड में ऐसा होता है कि जैसे क्रॉप का कोई भी क्रॉप है तो फील्ड क्रॉप का ऑब्जर्वेशन की लैब्स होती हैं, जो फील्ड होते हैं बेसिकली, तो कितने टाइम पे कितना ग्रो कर रही है उसका एनालिसिस करना किसी भी सीड का। राजस्थान में है वो
यदि हम एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स की बात करें तो 5 मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो राजस्थान में एग्रीकल्चर को लेकर क्या क्या है? एक तो सर डाइवर्सिफाइड नहीं है अपना यहाँ पे एग्रीकल्चर। दूसरा वाटर स्कार्सिटी मेन प्रॉब्लम है। तीसरा जो लैंड है वो फ्रेगमेंटेड है, तो एवरेज लैंड साइज सब जगह ये वो राजस्थान में अलग थोड़ी कैसा सब जगह ये वो, तो हमारे तो बहुत बड़ी बड़ी जमीनें बाढ़ में स्पेसिफिक तो राजस्थान अगर जैसे वेस्टर्न राजस्थान में बड़ी बड़ी जमीनें हैं, लेकिन ईस्टर्न राजस्थान में काफी कम है। तो वेस्टर्न में फिर वही वाटर स्कार्सिटी ज्यादा आ जाती है, सैलिनिटी बहुत सारी जगहों पे आ जाती है, जैसे बीकानेर और मानगढ़ साइड में। और ये फिर भी यहाँ के किसान आत्महत्या नहीं करते, हम देखते हैं मोस्टली, जबकि गुजरात वगैरह साउथ के हैं वो, साउथ के किसान है वो नंबर 1 है। महाराष्ट्र के किसान है वो, महाराष्ट्र और साउथ में हम सबसे ज्यादा फार्मर सुसाइड के केस आते हैं। क्या कारण है इसका? सर मैम इसका एक कारण तो मेरे को ये लगता है कि वहाँ के जो किसान है वो डेट से अपना एग्रीकल्चर का बिजनेस चलाते हैं। जैसे वहाँ पे प्लांटेशन वाली जैसे शुगर केन की खेती होती है, तो उसमें काफी लार्ज इन्वेस्टमेंट होता है, और जब फसल बर्बाद हो जाती है तो उसके पास में जो फार्मर का डिस्ट्रेस है वो ज्यादा रहता है। यहाँ पे कंपेरेटिवली ट्रेडिशनल खेती होती है, जिसमें किसान को पहले से ही पता है कि अप्स एंड डाउन्स ज्यादा है नहीं, उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाली एग्रीकल्चर यहाँ पे नहीं है, वो एक रीजन। अभी आपको है मान लीजिए कि मार्केटिंग बोर्ड, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में है वो सलाहकार है वो लगाया जाए, तो आप है वो क्या क्या सजेशंस देंगे इस डिपार्टमेंट को, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को? सब मार्केटिंग बोर्ड के लिए जैसे मैं सजेशन दूंगा कि जैसे एक तो सर ने अभी स्टार्टिंग में हाईलाइट किया था कि जो सीड की क्वालिटी वाली चीजें हैं तो उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। जैसे मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, तो मैंने आज तक कभी ऐसे किसी मेरे पेरेंट्स को बात करते हुए नहीं सुना कि हाँ सीड को इस क्वालिटी का यूज करना है या वो यूज करना है या कौन सा यूज करना है। आप अपने परिवार को ही नहीं समझा पाएंगे अभी तक सर कि इस तरह के हैं जो कि वो आपसे है जो ये माने कि आपके सजेव सलाह माने, क्योंकि आपने एग्रीकल्चर को लेकर इतनी बड़ी डिग्री ली है, तो यदि हम घर में ही यदि जो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो हम दूसरों को कैसे सजेशन दे सकते? सर मेरा अगेन मैं बताऊंगा कि मेरा इंजीनियरिंग साइड में था, मेरे को अभी भी सीड का मतलब जो क्वालिटी वाइज जो चीजें हैं वो हमारे सिलेबस में भी नहीं थी, और मेरा इस साइड में ओवरऑल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए आप सजेशंस दे दीजिए तो कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में है वो जो सिंचाई के साधन हैं जैसे स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, इसको हेवीली प्रमोट करने की जरूरत है, यानी कि साइंटिफिक मेथड्स यूज किए जाएं। ये तो एक सिंपल हो गया, इसमें इंजीनियरिंग और इसमें तो कोई ज्यादा है जो, क्योंकि ये तो जनरल पॉइंट है कि साइंटिफिक मेथड यदि यूज किए जाए तो एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस हैं वो बढ़ेंगे हमारे, और कम्युनिटी लेड एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए। और इसके अलावा जैसे जो भी अपने इंस्ट्रूमेंट्स बन रहे हैं मशीनरी, वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाई जाए कि एक छोटा किसान कैसे यूज कर सकता है इसको। और ये एक मेरा वो साइड। अभी जो यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील हो रहा है इसमें है वो एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर है वो काफी कंफ्यूजन है। विपक्षी पार्टी भी ये कह रही है कि यहाँ के किसानों को है वो अहित होगा उसमें यदि ट्रेड यदि उसमें शामिल की। क्या रिपरकेशंस क्या है इसके, ये जो एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर है? सर वहाँ पे जो एक तो गवर्नमेंट सब्सिडी को प्रोवाइड करती है वहाँ के फार्मर्स को, और लंबा उनके पास जो लैंड की साइज है एक इंडिविजुअल फार्मर्स के पास वो काफी ज्यादा होती है, तो वो मैकेनाइज्ड वे में बहुत अच्छे से लो कॉस्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो डेफिनेटली उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो चीपर रहते हैं इंडियन प्रोडक्ट से। तो अगर उनको टैरिफ फ्री कर दिया जाएगा तो वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे फ्लड कर देंगे यहाँ पे, और लोकल जो फार्मर्स हैं उनके इंटरेस्ट कहीं ना कहीं हार्म होंगे। दूसरा एक नॉनवेज मिल्क का इशू भी चला था स्टार्टिंग में, क्योंकि वो जो अपने कैटल्स को है वो मीट वगैरह फीड करते हैं, तो उससे जो प्रोड्यूस होता है दूध उसको कुछ लोग अपने रिलीजियस सेंटिमेंट से भी जोड़ते हैं कि वो नॉनवेज मिल्क हो गया। तो अगर यहाँ पे फ्लड हो रहा है, नॉनवेज क्यों देते हैं, क्या होता है उसमें? ये लोगों का सर वो बिलीफ है कि जब अगर वो कैटल जो है वो नॉनवेज खा रहा है तो उससे जो दूध क्यों डालते हैं तो नॉनवेज? क्योंकि सर उससे प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहती है और इजीली वहाँ का जो ये पशुपालन वाला जो वो है वो ज्यादा लेवल पे है, मतलब बिग लेवल मास लेवल पे प्रोडक्शन होता है।
तो सर अच्छा, मुझे बताइए कि ये जो इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हो रही है, इसका है वो राजस्थान की किन किन सेक्टर्स पे है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है? सर इंडिया यूएस में की डील में राजस्थान के एक तो जेम्स एंड ज्वेलरी पे, हैंडीक्राफ्ट्स पे, लेदर पे, ये मेन सेक्टर्स रहेंगे जिन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा इन, फिर स्टोन्स एक और सेक्टर है जिसमें इसको बेनिफिट। या एग्रीकल्चर का कितना परसेंट है अभी जीडीपी में है वो? क्लोज टू 17% है अपने इंडिया। पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था। ये सर तब सर्विस सेक्टर नहीं होगा, तभी सर्विस सेक्टर ने जैसे जैसे ग्रो किया है, सर्विस सेक्टर का क्लोज टू इसका लगातार है वो कम होता जा रहा है एग्रीकल्चर में। ये सर क्योंकि अपनी जीडीपी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो स्टेगनेंट सॉर्ट ऑफ है, बहुत कम रेट पे है 3-4%, जबकि अपना जीडीपी है वो ग्रो कर रहा है ज्यादा पेस पे। तो अगर सर्विस सेक्टर उसको उसकी ग्रोथ रेट 10-12% है, तो जो एग्रीकल्चर का शेयर है वो अगर जीडीपी बढ़ रही है तो कम होगा। ठीक है, आपका साक्षात्कार। सर एक उसमें जो आपने बोला था जो ये करेंसी का जो रेट, उसमें स्वैप्स का आइडिया भी एक पिच करूंगा मैं, अगर कि बहुत सारे करेंसी स्वैप्स के अगर डील हो सके तो उससे भी। थैंक यू सर। आओ कमलेश जी, आओ बैठो। इतनी देर तक चर्चा की, क्या निष्कर्ष निकालते हो आप इस चर्चा का? है सर मेरे को एक तो ये लगा कि जैसे कोर मेरा जो एग्रीकल्चर है उसको मैं अवॉइड करना चाहता हूँ कि मेरे वहाँ पे इंटरव्यू में डिस्कशन में ज्यादा है, क्योंकि मेरा इसमें जैसे अगर मेन आप तो इंजीनियर हो एग्रीकल्चर के, हम तो कोई से इंजीनियर नहीं है। एग्रीकल्चर को इग्नोर करना चाहते हो? नहीं, जैसे ब्रॉडर चीजें हैं कि जैसे एग्रीकल्चर में क्या इशू आ रहे हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन जैसे सीड का पर्टिकुलर टेस्टिंग का जैसे आपने पूछा वो सब, जैसे अगर डीप में जाते हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग साइड में जाते हैं तो कैसे इसमें सीधा हम तो सामान्य जो वहाँ कोई एग्रीकल्चर वो इंजीनियरिंग वाले तो बैठे नहीं है कि जो हाइब्रिड जो सीड्स है उनको यूज करना चाहिए जो। हाँ। और राजस्थान जैसी जगह में तो है वो जहाँ पानी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। ये बेसिक्स तो सर हाँ, तो ये बेसिक चीजें बताओगे ना तो वो जो बायोटेक्नोलॉजी से सीड की आप है जो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग को आप वो ढंग से एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो आपने बता दिए। फूड में सर ने पूछा फूड में क्या क्या आते हैं, फूड इंजीनियरिंग में आप जो नहीं बता रहे, मैगी खाइए नहीं खाइए, ये प्रोसेस्ड फूड है वो है जो हेल्थ के लिए कैसे सब खराब, जंक फूड है वो सब आपने बताया कि फूड इंजीनियरिंग में क्या क्या। अभी तो आप बता देना ये चीजें जो फूड का तो आपको पता होना चाहिए ना। फूड इंजीनियरिंग आपका देखो आपने टर्म लिखा है, फूड इंजीनियरिंग लिखा है, तो हम लोग भी जानना चाहते हैं फूड इंजीनियरिंग में क्या कुछ इसमें ऐसे स्पेसिफिकली आता नहीं, जैसे मैंने बताया था कि जैसे टोमेटो से टोमेटो सॉस बनाते हैं। देखो एक आप है वो आईआईटी खड़गपुर से है और खड़गपुर का बड़ा नाम है, तो हम लोग भी ये चाहते थे कि कोई नई चीज आपसे हमें मिले। 17 में तो ये फूड इंजीनियरिंग और ये जो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये 3 टर्म्स तो आप ऐसे तैयार करो ताकि इन पे बात हो, ज्यादा से ज्यादा बात हो आपकी। क्योंकि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो इसलिए चले गए कि ये जो इसमें जेपी मॉर्गन में आपने काम किया वहां पे, ये तो इन्वेस्टमेंट बैंक में बड़ा है, नंबर 1 है, नंबर 2 है मॉर्गन स्टैनले है वो तो नहीं यही है सब, मॉर्गन स्टैनले का ही नाम है ये मुझे नहीं, मॉर्गन स्टैनली अलग है, मॉर्गन जेपी मॉर्गन एंड चेस एक अलग है, मॉर्गन स्टैनली अलग है, मॉर्गन स्टैनली अलग है। हाँ, मॉर्गन जेपी मॉर्गन ही है नंबर 1 कैपिटलाइजेशन। वो फिर मैंने आपको बोला कि आप फाइनेंस के सेक्रेटरी बनाओ, आप आरबीआई वाली बता रहे हो। आरबीआई को तो आप बोल नहीं सकते एक्सपोर्ट बढ़ाओ, प्रोडक्शन इंक्रीज करो। भाई रुपये की डेप्रिशिएट क्यों हो रही है? क्योंकि रुपये का एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं है, हमारी गुड्स का एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं है। एमएसएमई को प्रमोट करवाओ, सर्विस सेक्टर को प्रमोट करवाओ और एग्रीकल्चर को और प्रमोट करो। वे जितने अपने एक्सपोर्ट बास्केट स्ट्रांग होगी उतना ही अपना रुपया स्ट्रांग होगा। नहीं होगा? नहीं होगा सर। मैं ये सारी किसके पार्ट है? फिस्कल पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी का
मॉनेटरी पॉलिसी नहीं हो सकती। ऐसा ना कि एक्सपोर्ट तो जितने बढ़ रहे थे उतने बड़ी, मतलब वो 100% पे मतलब आपसे चलेंगे। जैसे आपकी डिग्री है ना फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, तो ये एक्सपेक्टेशन हमारी भी ऐसी थी कि आपके आंसर थोड़े हटके और फाइनेंस वाले से बिल्कुल बिल्कुल। वो हम क्या थोड़ा सा, और फिर आप इतनी बढ़िया इंस्टीट्यूट से, रेपुटेड इंस्टीट्यूट से हैं तो उनकी भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। आईआईटी वालों से वैसे ही एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। वो एक्चुअली सर मेरी डिग्री में जैसे एग्रीकल्चर एंड फूड है ना, फूड का जैसे आपके एक्सपेक्टेशंस थी और फूड का डिग्री है नहीं, वैसे ही जो आप फाइनेंशियल इंजीनियरिंग में देखा तो आप गूगल करके आते, वो जो इकोनॉमिक्स वाले कॉन्सेप्ट है ना वो नहीं है फाइनेंशियल इंजीनियरिंग में। जैसे कि बॉन्ड की प्राइसिंग कैसे होती है, ऑप्शंस कैसे ट्रेड होते लेकिन हैं, उनको ये सारी हमें चीजें नहीं वही पता होगा, हाँ। उनको ये बेसिक चीजें ही पता है। वो कुछ नवाचार सुनना चाहते हैं कि आपने इंजीनियरिंग की है तो आखिर आप क्या करेंगे, बिल्कुल, है ना, उस तरीके से। और हम प्रॉब्लम भी कुछ अलग से सुनना चाहते थे कि कुछ अलग प्रॉब्लम। अब जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था शुरू में कि आईआईटी में सुसाइड होते हैं, उनके कारण क्या है, आपने शुरू में 2-3 लाइन में तो कहानी बनाई कि हमारे कॉलेज में भी हुआ, मैं था तब भी हुआ, ये हुआ। आपसे कारण पूछे गए हैं, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, उसमें सीधे टू द पॉइंट आंसर दो कि सर इनके कारण हो सकते हैं 3-4 कारण। उसमें आप ये इंसिडेंट बताओ यहाँ हुआ वहाँ हुआ। खड़गपुर में तो, आप इसको खड़गपुर ठीक में से सुनो, और मुंबई में सबसे ज्यादा हो रही है। खड़गपुर और मुंबई में सबसे ज्यादा हुई है। तो अरे, उनके- वो मैंने वहां से पिक किया था, सर ने बोला कि आजकल सुसाइड ज्यादा हो रहा है। आजकल हो रहे हैं ना, अभी मैंने मुंबई उसको में था, अभी ये आजकल थोड़े से दिन पहले है वो कानपुर में हुआ था, अभी मुंबई में हुआ, रिसेंट है वो 2-3 दिन पहले ही तो हुआ ना सुसाइड। हाँ, ये खिलाड़ी आंसर को खिलाड़ी पॉइंट ऐसे पॉइंट वाइज देना शुरू करें, है ना, कि 1 2 3 4 कारण 5 से मतलब कारण बताओ आप, नहीं Yes. वो आपका 13 तारीख को इंटरव्यू है ना। हाँ, एक तो राजस्थान का बजट अच्छी तरीके से देखना, बजट के सारे कंसेप्ट जो है ना, डेफिसिट बजट, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल डेफिसिट का ही बजट तैयार किया जाता है। पिछला बजट जो था वो ग्रीन बजट था राजस्थान का, इस बार का कौन सा बजट आता है वो सारा पूरा देखना आप बजट को, जो उस वक्त ही सबसे ज्यादा चर्चा में रहेगा। सर्वे की एग्जीक्यूटिव समरी आती है ना, उसमें 5 पेज की और उसको देखना, एक जो सर्वे आता है राजस्थान का, एग्जीक्यूटिव समरी देखना, उसको करिए। और एक जैसे आपने लास्ट में आंसर बताया तो इस तरीके से नहीं बताना। हाँ, वो लास्ट में नहीं बताना है, अच्छा, बीच में नहीं है तो आपको नहीं बताना। नहीं, वो ध्यान में भी नहीं रहता, और ध्यान ही नहीं रहता वो आप लास्ट में जाते जाते हैं जो आपने वो बता के जा रहे हो वो ठीक नहीं है बिल्कुल। वो क्वेश्चन ध्यान ही नहीं बने पूछना। अच्छा, बाद में कुछ आंसर याद आए तो कुछ बताना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ट्रेन निकल गई, बिल्कुल नहीं है। और जैसे सर बोल रहे हैं क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो जब तक उनका क्वेश्चन पूरा ना हो तो बीच में ऐसे शुरू नहीं करना है जैसे। और एक आप जबकि मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर है वो बिल्कुल छोड़ने के लिए था कि मैं दूसरे क्वेश्चन पूछ रहा था। तो एक लेकिन आपने वो मेरी तो सुनी नहीं, आप अपने जारी रखा तरीके से। ये थोड़ा सा ये चेंज करो, ये आप 2-3 बार बैठेंगे बोलेंगे तो फिर वो हो जाएगा। और थोड़ा सा एक और जैसे ये टर्म है लेकिन एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं, फूड में क्या क्या आता है, जैसे इनको गूगल करके आओ, जैसे भी करके हो, पर इनको तैयार करना पड़ेगा, इनको तैयार करना पड़ेगा। यस, ये जैसे मेरा 10 साल का वो एग्रीकल्चर आपने एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है वो सबसे लास्ट में बढ़ा है, जबकि एग्रीकल्चर में आपने है वो अपनी यूजीपीजी की है। और फाइनेंस में भी अभी सरकार ने जैसे सर्वे में भी आया था, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है यहाँ पे, इंश्योरेंस सेक्टर इसलिए पेनिट्रेट नहीं कर रहा। तो ये क्या होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट? अपना जो बेस है उसको बढ़ाने के लिए, कस्टमर्स को नए जोड़ने के लिए जो कस्टमर को जोड़ने में कितना खर्चा आ रहा है उसको सस्टेन करने के लिए। सर मैं वो पूछ रहा था, मैंने एक बार बीच में एक आर्गुमेंट किया कि मेरा 10 साल हो गया, मेरा मेजर जो वर्क एक्स और इंटरेस्ट है वो फाइनेंस या डेटा में जाता है, तो ये वहाँ पे बोलना ठीक रहेगा कि नहीं? अगर जैसे मेरे को एग्रीकल्चर में ज्यादा ग्रेड कर रहे हैं और फिर मेरे को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता है कि मेरे को शिफ्ट करना है, ठीक है, तो ये आर्गुमेंट देना ठीक रहेगा क्या वहाँ पे? वो तो अपने आप शिफ्ट कर लेते हैं, वो असेसमेंट हो जाता है। एक ही जो ट्रेड डील हुई है अमेरिका और भारत के बीच में, इसमें ये जो एग्रीकल्चर और डेयरी जो है ना वो उसका इश्यू अभी चलेगा है, जब तक वो फाइनल ड्राफ्ट नहीं आ जाता तब तक चलेगा, क्योंकि विपक्ष की पार्टियों के पास में इसके अलावा और कोई मुद्दा है नहीं कि ये जो कहेंगे कि भारत के किसानों के साथ अन्याय हुआ है तो वो चीज है, वो उस चीज को आप अच्छी तरीके से वो उसको देखना। और कितनी थी वो? अभी पहला ही है
पहला ही दिया है, और कहीं नहीं दिया मौका हमने। अच्छा, पहले के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन इतने दिनों में देना चाहिए था ना, 1-2 मौके देने चाहिए थे, तो इस तरह की गलती नहीं होती कि लास्ट में जाते जाते बीच में क्वेश्चन बता के जा रहे हो, या हम क्वेश्चन छोड़ने के लिए कह रहे हैं उसको कंटिन्यू रख रहे हो आप। आपकी बात, ये हाथ का मूवमेंट ऊपर नीचे देखना, हाँ, ये थोड़ा सा हैंड मूवमेंट भी है, वो हल्का आई कांटेक्ट में ये है कि आप जो बोल रहा है, क्वेश्चन से बात कर रहे हैं ना, उसे 80% दो ध्यान दो, लेकिन 20% है वो इधर उधर भी देखो आप। अच्छा, हाथ इतना भी अलाउड नहीं और हाथ इतना वो यूं आपके यूं भी हिल रहे थे, यूं भी हिल रहे थे, ये नहीं। हाँ, तो मूवमेंट है जो ऐसे थोड़े हो सकते हैं, लेकिन वो सोबर मूवमेंट होनी चाहिए। अभी अंगूठे हिल रहे थे, सोबर नहीं है ये। बीच में ऐसे भी कर रहे थे, ऐसे करके सही है, तो याद नहीं मेरे को। तो हमने किया था 1-2 बार बीसीडीए में, क्या बोलता हूँ। और एक जो आपने है वो जेपी मॉर्गन छोड़ा है, फिर ईपीएफओ में गए हैं, और आपने खुद ये कहा है कि मेरा उस जॉब में है वो ज्यादा रहने का है, वो मानस नहीं है। अब वो स्टोरी मत बताओ आप, वो स्टोरी बताने की जरूरत ही नहीं है जो, फिर इसको मैं कैसे तो फिर वो कह देंगे कि आप तो है जो कि जेपी मॉर्गन छोड़ के तुम इसमें किए। सेंट्रल गवर्नमेंट की और किससे बड़ी एग्जाम जस्टिफाई। तो ये आप अपनी स्टोरी अपनी तरफ से मत बताओ कि मैं इसको ज्वाइन किया है लेकिन मेरा है वो इसमें नहीं रहूंगा, फिर मैं जो खुद का धंधा ये सब करूंगा, नहीं नहीं तो है वो, नहीं तो वो कहेंगे कि फिर खुद का धंधा कर लो आप। देखो जनरल, आप भी यदि इधर बैठे हो ना, तो आप भी ये सोचो, यदि कोई ये कहे कि मैं तो यदि यहाँ नहीं होगा तो मैं सिर्फ धंधा कर लूंगा, तो वो कहेंगे फिर धंधा ही करने दो इनको। क्योंकि अभी यूपीएससी भी नियम लेके ये सीखी कि ताकि वो सस्टेन हो टाइम से सारे काम करें। हाँ, वो ये चेंज लाई है जो वरना हर कोई 2-2 साल तक, तो मेरे दोस्त है जो सर वो उन्होंने 2-2 साल तक एफसी स्किप कर रहे हैं नाम से बेचारे के। इनके प्रो करो, मतलब इसमें गवर्नमेंट के प्रो पॉइंट है, वो ध्यान करो। गवर्नमेंट के सपोर्ट में रहना है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक भी पॉइंट नहीं बोलना है, और चाहे हमारी कितने भी मतभेद हो हमारे। आपकी वाइफ सरकारी नौकरी में लगा, तो सरकारी नौकरी में थी, तो मेरे को इसमें बाहर जाना पड़ता है, इसलिए स्विच कर ली। ये भी एक एनवायरनमेंट आपकी किस्मत हो रही है, तो वही पॉइंट बनाओ जो सस्टेन करें। ठीक, इसमें दैट कम्युनिटी का काम भी होगा, तो इसमें होगा में स्टूडेंट हो गए और बैक लेके काम। ठीक है, ये ले जाओ, बजट